हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, क्लास 12th वन शॉट सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज अकाउंटेंसी का क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका एक वन शॉट लेक्चर देने वाला हूं। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आज इसी एक लेक्चर के अंदर हम पूरा निपटा डालेंगे और एकदम से बढ़िया तरीके से हम इसकी रिवीजन कर देंगे। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ शुरू करते हैं क्लास 12th वन शॉट सीरीज, पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए सर शुरू करते हैं। तो बेटा, पार्टनरशिप की जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने ये बात करी थी कि पार्टनरशिप होती क्या है। सो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them on behalf of all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो लोग आपस में जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं। दे एग्री टू डू बिजनेस टुगेदर। अब कैसे वो बिजनेस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। बस मोटे तौर पर हमें बात समझ आती है कि पार्टनरशिप क्या है। वो एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब इसी डेफिनेशन में हमें दो चीजें याद रखनी है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए एक पार्टनरशिप के अंदर। कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो पार्टनरशिप शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कितना अलाउड है, 50 लोग। ठीक है ना। ओके, जो लोग पार्टनरशिप करते हैं उन लोगों को हम एक दूसरे का पार्टनर बोलते हैं। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति मिस्टर ए है और एक व्यक्ति मिस्टर बी है तो ये दोनों के दोनों जब पार्टनरशिप शुरू करेंगे ये दोनों आपस में पार्टनर कहलाएंगे। इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर पार्टनर्स एंड दे स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस। जो पार्टनरशिप बिजनेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं उसको हम एक पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं और इस फर्म का एक पार्टनरशिप नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी और जो इनका बिजनेस का नाम है, बिजनेस का नाम मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में। हाँ सर, इन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया, इसका नाम क्या रखें? बेटे मेरे लिए तो बहुत अच्छा नाम होता है टिचकुले एंड टिचकुले। क्या बात है। तो टिचकुले एंड टिचकुले एक बिजनेस है जिसके 2 पार्टनर ए और बी हैं और ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप एक दोनों के बीच में रिलेशन है, कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। देखो 2 लोग तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 है। उसमें मिनिमम कितने लोग होंगे ये तो पता है, 2 या 2 से ज्यादा। पर उस पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैक्सिमम लोगों की जब हम बात करते हैं तो हमारे को कंपनीज एक्ट बताता है, कंपनीज एक्ट 2013 का बताता है कि मैक्सिमम कितने लोग अलाउड हैं। उसके हिसाब से जब हम रूल पढ़ते हैं, रूल है ना, जो कंपनीज एक्ट के ही रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से पता चलता है कि 50 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये जो 50 लोग हैं ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 प्लस रूल नंबर 10 के हिसाब से है। ठीक है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। बढ़िया सर, पार्टनरशिप तो बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं सर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो अभी हमने बात करी थी ना कि 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में एग्री करेंगे। बोलो बेटे क्या करेंगे? आपस में एग्री करेंगे। तो एग्री करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, इसको एग्री करना बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला चलो यार घूमने चलते हैं, गोवा चलते हैं, तुमने बोला हाँ सर गोवा चलते हैं, पीडब्ल्यू के खर्चे पे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, पीडब्ल्यू के खर्चे पर चलेंगे, आओ गोवा चलते हैं। तो तुमने भी हाँ में हाँ मिला दी, मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। इसका मतलब हम दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, एग्री कर लिया। किसी भी एक विषय पर दोनों का हाँ होना एक एग्रीमेंट होना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये केवल और केवल रिटन हो। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। अगर हम दोनों ने आपस में बिजनेस शुरू करने के लिए एक दूसरे से हाँ में हाँ करी है लेकिन मुंह जुबानी करी है, किसी कागज के टुकड़े पर लिखकर नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट। वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर तुमने और मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना है और एक दूसरे के साथ जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी है, जो भी हमने एग्रीमेंट करना है, उसको हम लिखित फॉर्मेट में करेंगे, रिटन फॉर्मेट में करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट। तो एक हो सकता है ओरल एग्रीमेंट और एक हो सकता है रिटन एग्रीमेंट। ना इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? इन दोनों में से अच्छा है रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज रिटन एग्रीमेंट आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक ही कागज के ऊपर लिख देता है और बाद में फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होना और उसका निवारण करना इजी हो जाता है ना। हाँ सर, झगड़ा होना इजी नहीं हो जाता, झगड़े का समाधान निकालना इजी हो जाता है, बिकॉज जब आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट होता है तो उस रिटन एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सी बात को किस तरह से तय किया गया था, ये सारी बातें लिखी होती हैं। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी के आपस में झगड़ा होने का कोई रीजन नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन जब हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो किसने क्या बात करी थी, किसने कौन सी बात पर एग्री किया था, किसने कौन सी बात पर एग्री नहीं किया था, यह बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज देयर इज एन ओरल एग्रीमेंट। कौन सही कौन गलत पता नहीं। रिटन एग्रीमेंट में यही फायदा है कि एक कागज के पन्ने पर सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सही कौन गलत, दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो जाएगा। इसलिए झगड़े होने भी कम हो जाते हैं और अगर झगड़ा किसी कारण से हो भी गया तो उसका समाधान निकालना बड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन दी एग्रीमेंट। ओके, अगर बेटा हम रिटन एग्रीमेंट की बात करें तो रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। So what is a partnership deed? Partnership deed is a written agreement entered into by the partners that gives the condition subject to which the partnership has been done। यानी कि एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस को पार्टनर ए और पार्टनर बी ने एग्री किया है, उस कागज के पन्ने को, उस कागज के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, नाउ देयर इज नो कंडीशन टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। जरूरी नहीं है कि आपको रिटन पार्टनरशिप डीड चाहिए ही चाहिए, जरूरी नहीं है, आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर मैंने आपको बताया रिटन होने के फायदे हैं, ओरल होने के नुकसान हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद दो बातें हमारे को समझनी है कि या तो हमारे पास बेटा पार्टनरशिप डीड होगी या फिर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। सिंपल, या तो हमने ओरल एग्रीमेंट किया है या हमने रिटन एग्रीमेंट किया है। अगर हमने ओरल एग्रीमेंट किया है इसका मतलब हमारे पास कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। और अगर हमने रिटन एग्रीमेंट किया है इसका मतलब देयर इज अ पार्टनरशिप डीड। नाउ इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, देन मैंने आपको बोला था डू व्हाटएवर इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि दोनों पार्टनर बराबर के हैं तो फिर बराबर के हैं, दोनों पार्टनर अनइक्वल हैं तो अनइक्वल हैं, 3:2 4:1 कुछ भी। दोनों पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्या किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्या किसी पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्या किसी पार्टनर को काम करने के लिए पार्टनर की सैलरी मिलेगी वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्या किसी पार्टनर को कमीशन बोनस रेम्युनरेशन कुछ मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है तो आपको हर वो काम करना है जो पार्टनरशिप डीड कहती है, हर वो काम करना है जो पार्टनरशिप डीड कहती है। यानी कि जब आप प्रॉफिट्स का बंटवारा करना चाहोगे, जब आप प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, उस टाइम पर आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। आई बात समझ में? ओके सर। पर पॉइंट उठता है कि सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी फिर क्या करेंगे? बेटे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो फिर आप वो करोगे जो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 कहता है। और पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 आपको केवल 5 बातें कहता है। समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जो लिखा है वैसा वैसा करते चले जाएंगे।
और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो करना है जो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 कहता है। और ये कहता क्या है? ये सर 5 पॉइंट कहता है। बताओ सर कौन से 5 पॉइंट कहता है? बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे को 5 पॉइंट कहता है। सबसे पहला, सारे पार्टनर इक्वल, सारे पार्टनर इक्वल, यानी कि नफा होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सभी पार्टनर के बीच में बराबर बराबर बांटेंगे। किसी भी पार्टनर को कोई भी आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं देना है। किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना है। पार्टनर ने अगर बिजनेस को बचाने के लिए, पार्टनर ने अगर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए किसी भी टाइम पर लोन दिया था, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, देन उस पार्टनर के लोन के ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा। लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम तक का उसको हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। बस 5 पॉइंट सिंपल सिंपल से तो थे। सारे पार्टनर इक्वल, नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। खत्म हो गई बात। इससे सिंपल तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। आइए चलो, फिर हमने बात करी थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और कोई काम नहीं है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई काम नहीं है। एक ही काम है, प्रॉफिट का बंटवारा करना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉफिट का डिवीजन करना बिटवीन दी पार्टनर्स। बस इसी पर्पस के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और कोई काम धंधा नहीं है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। नो पर्पस व्हाटसोएवर, इट इज ओनली मेड फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की सबसे पहली आइटम जो होती है वो होती है प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। जब हम इस प्रॉफिट की बात करते हैं तो बेटा ये फाइनल नेट प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो बेटा इसमें सारे खर्चे माइनस करने हैं आपने। सबसे पहले सारे खर्चे माइनस करने हैं। जैसे कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो वो आपको पीएनएल में देना है। अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है, रेंट देना है, मान लो उसकी जगह यूज कर रहे हैं हम उस पार्टनर की, तो उस पार्टनर को उसकी जगह का रेंट देना है। तो अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है तो वो भी पीएनएल में देना है। अगर हमने मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है, वो भी पीएनएल में देना है। ठीक है ना? ये सब कुछ देने के बाद आप एक फाइनल नेट प्रॉफिट पर पहुंचोगे। फाइनल नेट प्रॉफिट, ये जो फाइनल नेट प्रॉफिट होगा ये यहां पर ट्रांसफर किया जाता है, ये यहां पर ट्रांसफर किया जाता है फाइनल नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट के ऊपर केवल और केवल पार्टनर का हक है। ओनली इट बिलोंग्स टू दी पार्टनर्स। बस समझ आ गई? तो बच्चे पूछते सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर देंगे? अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहां पर दोगे? यहीं दोगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी कहां पर दोगे? पीएनएल में। रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ गोडाउन, रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ दुकान कहां दोगे? पीएनएल में ना। तो अगर रेंट आपने पार्टनर को दिया है बिकॉज उसकी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहां दोगे उसको रेंट? पीएनएल में। तो आपको क्यों कंफ्यूजन रहती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर देंगे? बेटे बैंक को इंटरेस्ट कहां पर देगा? पीएनएल में देगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है तूने बैंक से लोन लिया या पार्टनर से लोन लिया? लोन तो लोन है, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट विल बी पेएबल। और इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो इंटरेस्ट आपका खर्चा होता है। खत्म हो गई बात।
ओके सर, समझ आ गई। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन की पहली आइटम तो आपको समझ आ गई कि इट इज द प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट एंड दैट प्रॉफिट इज अ फाइनल नेट प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड आइटम आती है कि अगर आपने किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करना है तो आप कितना ए पार्टनर से लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना बी पार्टनर से लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहां पर आएगा। यहां पर कोई तीसरी आइटम नहीं आती है, केवल दो ही आइटम आती हैं, एक प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इसका टोटल। अब इस प्रॉफिट का बंटवारा जब हमने करना है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना ए को मिलेगा कितना बी को मिलेगा। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो कितनी ए को देनी है कितनी बी को देनी है। अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन बोनस रेम्युनरेशन देनी है तो कितनी ए को कितनी बी को। अगर कुछ प्रॉफिट हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यानी कि कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो हमने बांटना नहीं है, उसको हमने बचाकर रखना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है, पॉइंट नंबर 7, लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं पता होगी तो वो इक्वल है, और अगर आपको पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है तो फिर तो पता ही है फिर क्या दिक्कत है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बढ़िया सर मजा आ रहा है। ओके, अब बेटा छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं,